बुलेटिन का आगाज करेंगे। आईजी इनाम गनी की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान समाअत कर रही हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा पेश हुए हैं। मजीद बात करेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा, समाअत जारी है? जी, लाहौर हाई कोर्ट में आईजी पंजाब इनाम गनी की तैनाती के हवाले से केस की समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी गई है और अदालत ने फ्री कैन के वकला को कल मज़ीद दलाइल के लिए तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार की जानब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आईजी पंजाब का ओहदे पे सिर्फ ग्रेड 22 का ऑफिसर ही तैनात हो सकता है, जो कि इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे का हो, जबकि इनाम गनी जो है वो आईजी नहीं है, वो एडिशनल आईजी हैं और जिनको आईजी के ओहदे पे तैनात किया गया है, जिस पे अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा पेश हुए, जबकि आईजी पंजाब की जानब से आज एहसन बून पेश हुए। अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि जो ओहदा है उस हवाले से जो इंस्पेक्टर जनरल हैं वो भी तैनात हो सकते हैं और कोई इसकी डेफिनेशन मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि कहा कि हम आपके साथ हैं, किसी जगह पे ये दिखा दें कि एडिशनल जो आईजी हैं वो तैनात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बताएं कि आईजी इनाम गनी जो हैं जब ये मुल्तान में तैनात है तो उस वक्त उनका डेजिग्नेशन क्या था, तो अदालत को आगाह किया गया कि वहाँ पर ये एडिशनल आईजी रैंक के थे। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क दिए कि कल को कोई एसएचओ को भी कल आईजी लगा दिया जाएगा और ये भी रिमार्क दिए कि क्या आरपीओ को किसी ज़िले का आप कोई ऑफिसर तैनात कर दें, ये बता दिया जाए अदालत ने यह भी कहा कि अदालत जो है उसको बताया जाए कि डेफिनेशन क्या है, क्या इस हवाले से किस को तैनात किया जा सकता है। तो दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि पुलिस आर्डर के तहत सिर्फ ग्रेड 22 के ऑफिसर को ही आईजी पंजाब तैनात किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि गधे और घोड़े को एक ही जगह पे एक ही उनको एक तनाज़र में नहीं देखा जा सकता, जिसका रैंक हो उसी को उसी पोस्टिंग पे लगाया जा सकता है। तो अदालत ने आज इस हवाले से डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए हैं, जबकि दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि सिर्फ ग्रेड 22 का ऑफिसर ही आईजी तैनात हो सकता है, जबकि आईजी इस वक्त जो तैनात हैं इनाम गनी वो ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं, ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं और आईजी लगे हुए हैं। तो अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत जो है वो कल के लिए मुलतवी की है और फ्री कैन के वकला को मज़ीद दलाइल देने की हिदायत की है। जी मलिक अशरफ, एसपी सदर हफीजुर रहमान के खिलाफ ही तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में एसपी सदर हफीजुर रहमान बुगटी के खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जो एसपी सदर हैं हफीजुर रहमान बुगटी वो अदालत के रूबरू पेश हुए हैं और उसके साथ डीआईजी लीगल डॉक्टर मोइन जो हैं वो भी अदालत में पेश हुए हैं। तो जो एसपी सदर हैं उनकी जानब से आब साकी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने जब इस केस की समाअत का आगाज़ किया तो एसपी सदर ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें आपने अभी तक गलती तस्लीम नहीं की, पहले गलती तस्लीम करें तो इसके बाद जायज़ा लेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरफराज खटाना को रोस्टर पे बुलाया और उन्हें कहा कि आप बताएं कि गलत बयानी करने पे, अदालत में झूठ बोलने पे किसी को कितनी सज़ा दी जा सकती है। जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो सरफराज खटाना है उन्होंने अदालत को आगाह किया कि अगर अदालत फौरी तौर पे सज़ा दे तो समरी ट्रायल करके सज़ा दे तो इसमें 3 माह, जबकि समरी ट्रायल करके अगर सज़ा दो 6 माह दे सकती है। जिस पे अदालत ने दोबारा एसपी को कहा कि वो अपना बयान क्या रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, तो एसपी ने दोबारा अदालत से इस्तदा की तो अदालत ने कहा कि पहले गलती माने। अदालत ने आब साकी को भी कहा कि वो अपना वकालतनामा वापस ले लें, जिस पर आब साकी का ये कहना था कि वो पुलिस अफसर हैं, उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। जिस पे चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि पहले भी इसको कहा था कि गलती तस्लीम करें और अदालत इस बात पे आगाह है, इसको तौहीन अदालत की सज़ा नहीं दी जा रही बल्कि इसको अदालत में गलत बयानी की सज़ा देंगे। जिस पर अदालत ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की। तो कुछ देर के लिए मुलतवी की गई। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान के लिए कतर एयरवेज ने जुलाई में फ्लाइट ऑपरेशन 20% कर दिया। एनसीओसी के फैसले के बाद कतर एयरवेज ने फ्लाइट ऑपरेशन 20% किया है। जिन ममालिक में पाकिस्तान रेड लिस्ट में है उनके लिए फ्लाइट ऑपरेशन 40% बढ़ाया गया है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा।
बिल्कुल NCOC के अहकामात की रोशनी में पाकिस्तान के लिए कतर एयरवेज ने अपना फ्लाइट ऑपरेशन जो माह जुलाई के लिए है 20% करने की हिदायत है वो जारी की गई है। और जराये का ये कहना है कि NCOC से ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो मुल्क के दीगर जो दुनिया के दीगर ममालिक के लिए जो अपनी फ्लाइट ऑपरेशन है वो उसको 40% है वो बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद ये शर्त आयद की गई थी कि ये शर्त उन ममालिक के लिए होगी जहाँ पर पाकिस्तान की जो फ्लाइट है वो नहीं जा रही या फिर पाकिस्तान को जो है रेड लिस्ट में है वो रखा गया है। और लेकिन चूंकि कतर एयरवेज है वो मुसलसल पाकिस्तान के लिए अपनी फ्लाइट है वो ऑपरेट कर रहा है, लिहाजा कतर एयरवेज ने अपना जो ऑपरेशन है वो 20% हिदायत है वो की है। जबकि जायगा ये कहना है कि कतर एयरवेज की तरफ से जो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के लिए परवाजें हैं वो 20% के रेशो के मुताबिक है वो चलाई जाएंगी। जिसके बाद आज अचानक ये फैसला हुआ तो जुलाई की फ्लाइट सिर्फ 20% करने के बाद मुसाफिरों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिविल एविएशन की तरफ से जब ऐलान किया गया कि परवाजें 40% होंगी तो मुसाफिरों की तरफ से एक जो खुशी की लहर सामने आई थी ताकि वो लोग जो लाहौर और दीगर शहरों में फंसे हुए वापस अपने अपने ममालिक में कारोबार में जा सके। तो कतर एयरवेज ने भी फैसला किया है कि उनकी परवाजें हैं वो 20% ही रहेंगी, जिसके बाद जो मुसाफिरों की बहुतात और परवाजों की कमी के बाइस जो एक गैप है वो सामने आया है, जिससे मुसाफिर जो है वो काफी हद तक परेशान होकर रह गए हैं। मुसाफिर काफी हद तक परेशान होकर रह गए हैं। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी PTI की क़यादत सुरखरू होगी और हम मैसिव मेजॉरिटी से वहाँ सीटें जीतेंगे और आज़ाद कश्मीर में भी PTI अपनी हुकूमत बनाएगी। जो आखिरी बात है, चूँकि असम्बली के सेशन के दौरान बजट के अंदर जो कटौतियों की तहरीकें आई, PTI ने अपने मुखालफिन को अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के जिस तरह उन कटौतियों को ना सिर्फ मुस्तरद करवाया बल्कि ये मैसेज दिया कि ड्राइंग रूमों में बैठ के हुकूमत को घर भेजने का ख्वाब देखने वाले जो हैं असम्बली के फ्लोर पे हुकूमत की अक्सरियत के बलबोते पे चारों शाने चित होते हैं और वो सिर्फ मीडिया की स्क्रीन पे अपने जीत के दावे करने वाले जो थे, जो बार बार आस्तीने चढ़ा के ये कहते थे कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब असेंबली के अंदर भी और नेशनल पार्लियामेंट के अंदर भी आपने देख लिया कि PTI ने ठोक विजा के बजट पास करवाया और ये दोनों बजट जो हैं अवाम के दुखों का मरहम लेके आए हैं। और इन दोनों बजट के अमल दरामद से, इम्प्लीमेंटेशन से अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ी है और अपोजिशन के पास कोई चूरन इस बजट में पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर हमने नहीं छोड़ा कि जिस पे वो सियासत कर सके। इंशाल्लाह अब आवाम के जो महंगाई से जुड़े मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसके तदारक के लिए हम पुरज़म हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ इमरान खान की क़यादत में एक खुशहाल तरक्की याफ्ता मुल्क का रूप धारने जा रहा है और इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी उस पर फ़ख्र करेगा। और स्पेशली मीडिया के साथ जुड़ा जो कल इस बजट के बाद हमने मीडिया के एजाज़ में भी एक खाना दिया हुआ है और फिनांस मिनिस्टर साहब आपके साथ बैठेंगे और इस बजट के हवाले से वो तफसीली आपसे बात भी करेंगे ताकि जो मीडिया के सवालात हैं उसके सामने हम अपने आप को जवाबदेह बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी खाई साहब। पहली चीज़ तो ये है कि कश्मीर इलेक्शन पर बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान अब इस मुल्क के लिए और कश्मीर इलेक्शन पर कश्मीर के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और क्लेम उनका ये है कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी वहाँ से। किस तरह इस बयान को किस तरह रिस्पॉन्ड? मार्केट के सारे लीडर हैं तो खुदा ना खास्ता ऐसा को हो जाए मसला, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप ये कह के लिए वो नक्शे उमन का मसला है तो हम अब इसमें कारोबार नहीं करने देंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है अपनी पुलिस से, अपनी इंतज़ामिया से, अपनी गवर्नमेंट से कि इस मामले को फौरी तौर पर सुलझाया जाए। ये कारोबार खुलना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता हाजी साहब उसमें इन्वॉल्व भी हैं, मैं कहता हूँ एक प्रज्यूम करते हैं हाजी साहब के बच्चों का क्या कसूर, जिनकी दुकानें हैं,
جن کی دکانیں بند کر دی گئی ہیں، ان دکانوں کو فوری طور پہ کھولا جائے، ان کو کاروبار کی اجازت دی جائے۔ کورٹس نے ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے، تو ہمیں ان کو کاروبار کھولنا چاہیے، ان کو کھلنا چاہیے، اور ہم اس کی بالکل اس کی آواز بنیں گے۔ ہم اب ایک یکجا ہو کے کہنا چاہتے ہیں کہ کاروبار کسی صورت بند نہیں کرنا چاہیے۔ گلبرگ میں تاجر تنظیموں کے قائدین مشترکہ کانفرنس کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب معاون خصوصی فردوس عاشقاوان بھی میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ برکت مارکیٹ میں گیس بھرنے والی دکان میں سلنڈر پھٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ ریسکیو ٹیموں نے 2.5 گھنٹے بعد آپریشن مکمل کیا ہے۔ آگ لگنے سے 4 دکانیں گر گئیں، جبکہ ایک شخص بری طرح جھلس گیا۔ سلنڈر دھماکے کے باعث قریبی دکانوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے برکت مارکیٹ جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا سلنڈر دھماکے پر نوٹس، سی سی پی او کو اور کمشنر سے رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے۔ کمشنر نے شہر سے ری فلنگ کا غیر قانونی کاروبار بند کروانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ برکت مارکیٹ میں گیس بھرنے والی دکان میں سلنڈر پھٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ ریسکیو ٹیموں نے 2.5 گھنٹے کے بعد آپریشن مکمل کیا ہے۔ آگ لگنے سے 4 دکانیں گر گئیں، جبکہ ایک شخص بری طرح جھلس گیا اور جھلسنے والے شخص کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ سلنڈر دھماکے کے باعث قریبی دکانوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ شہر میں جگہ جگہ غیر قانونی گیس کی ری فلنگ ہو رہی ہے۔ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑے حادثات سامنے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے فرحان یامین سے۔ جی فرحان، بتائیے گا۔ جی بالکل، برکت مارکیٹ کے اندر سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ تو سلنڈر دھماکہ بتایا جا رہا ہے وہ ری فلنگ والی دکان تھی جہاں پر دھماکہ ہوا ہے۔ میں بھی ایک ری فلنگ والی دکان شادباغ میں موجود ہوں، میرے ساتھ دکاندار موجود ہے۔ کتنا خطرناک کام ہے، اور کیا اس کی کوئی اجازت لی ہوئی ہے آپ نے ری فلنگ کی؟ اجازت گورنمنٹ دیتی ہے تبھی دکانیں بنتی ہیں سر، ایسے تو نہیں بن سکتی۔ اور دوسرا یہ غیر قانونی کام ہے، ہمارے پرچے وغیرہ بھی دیتے ہیں، لیکن کیا کریں، روزی ہے، کمانے تو ہے، چاہے مشکل ہو یا چاہے جیسے بھی ہو۔ اچھا، چیکنگ جس وقت کرنے آتے ہیں، ایف آئی آرز وغیرہ دیتے ہیں، تو جرمانے وغیرہ بھی کرتے ہوں گے؟ ہاں جی، جرمانے بھی کرتے ہیں، 5-5 ہزار 10-10 ہزار جرمانے کرتے ہیں۔ یہاں پہ پولیس والے بھی لے کے جاتے ہیں، ویسے بھی کر دیتے ہیں آگے۔ وجہ یہی ہے کہ آپ ری فلنگ کر رہے ہو، یہ کام غیر قانونی ہے؟ ہاں جی، کام غیر قانونی ہے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، پر ہم نے روزی کمانی ہے، کیسے کریں آپ بتائیں آپ۔ تو آپ نے احتیاطی تدابیر کے لیے روزی تو بچوں کے لیے ہی کما رہے ہیں؟ وہ ہمارے پاس سلنڈر وغیرہ پڑے ہیں، سب کچھ بالٹیاں وغیرہ جو بھی سامان ہوتا ہے احتیاطی تدابیر کا، وہ ہمارے پاس سب باکس بھی پڑا ہوا ہے۔ جو ہے وہ ہے، باقی اللہ کی ذات ہے، جو زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو اچھا یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور جو دھماکہ ہوتا ہے سلنڈر، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ میرا تجربہ تو صرف شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہے۔ شارٹ سرکٹ ہونا ہے تب بھی اس میں کچھ چنگاری وغیرہ یا آگ لگنی ہے، ویسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بتائیے کہ عمومی طور پہ دیکھا تو جو فلنگ کے لیے سلنڈر آ رہا ہوتا ہے وہ پھٹتا ہے، آپ کی جو پڑا ہوا سلنڈر ہوتا ہے وہ نہیں پھٹتا؟ کہ چادر کا بھی کوئی ایشو ہوتا ہے؟ چادر کا ایشو ہوتا ہے، جو کمپنی کا سلنڈر ہے نا، جیسے کہ سپر کا سلنڈر پھٹتا نہیں ہے، یہ لیک بھی نہیں ہوتا، آگ بھی سے نہیں لگتی۔ جو لوکل سلنڈر ہے نا، مطلب وہ 14,000 روپے کا سلنڈر اور وہ 3,000 4,000 کا سلنڈر ہے، پیسوں میں بھی فرق ہے، کوالٹی میں بھی بہت فرق ہے۔ وہ سلنڈر پھٹتے ہیں، یا جو پرانا ہو جائے بہت زیادہ وہ سلنڈر پھٹتے ہیں۔ اچھا، آپ کے اوپر تو ایف آئی آر دے دیتے ہیں کیونکہ آپ تو غیر قانونی، آپ نے خود بھی ایکسیپٹ کر لیا، لیکن وہ جو غیر معیاری سلنڈر بنا رہے ہیں، کبھی آپ نے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہوئی دیکھی ہے؟ نہیں، کسی کے خلاف بھی کارروائی ہوتے ہوئے اور تو نہیں دیکھی، بس غریب ہی پستا ہے، غریب پہ ہی پرچے ہوتے ہیں۔ خطرناک ہوتی ہے اور کارروائی خلاف نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ فاران، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز۔